नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए अब एक बार फिर से हिंदी की क्लासेस शुरू होने जा रही है। और चूंकि हिंदी आप लोगों के, आप देखो चतुश्रेणी हाईकोर्ट जो चतुश्रेणी है उसके अंदर भी आप लोगों के हिंदी है, और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें तो हिंदी ही हिंदी है, यानी कि पूरा पेपर एक हिंदी का होता है और हिंदी पे आधारित ही आप लोगों के उसमें मेरिट भी बनती है। तो वहां पे आप लोगों के ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, पढ़नी है और आगे बढ़नी। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लिए होंगे और कर रखे होंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पेड कोर्स ज्वाइन करने में सक्षम भी नहीं होते। तो उनकी आस हमेशा से अपने इस प्लेटफॉर्म से, गौरव ज्ञान धारा से रहती ही है। और इसी कड़ी में एक और निःशुल्क बैच अब शुरू कर रहे हैं। आज के इस सेशन में आप लोगों को पाठ्यक्रम समझा दिया जाएगा, पाठ्यक्रम पे चर्चा होगी और कल से आप लोगों के नियमित क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। क्लासेस आप लोगों के हिंदी की जो नियमित चलेगी वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी कि ओपीडी पे चलेगी। और ओपीडी पे आपको नियमित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि ये लगभग अपने शाम 7 बजे टाइमिंग रखा जाए क्लास का, कि आप लोगों को शाम 7 बजे जो है क्लास मिल जाएगी। सप्ताह में 5 दिन आप लोगों के ये क्लास रहेगी और 2 दिन आप लोग रिवीजन करेंगे। हमारी कोशिश है पहले आप लोगों को थ्योरी करवा दी जाए बहुत अच्छी तरीके से, विद कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करके थ्योरी करवा दी जाए, और उसके बाद में आप लोगों के इसी सिलेबस का ऑब्जेक्टिव बैच भी चलाया जाए। अब कैसे क्या आगे चलता है वो तो देखो नियति जो ईश्वर करवाएगा वो होगा। अब मैं आप लोगों को क्लास हैंड ओवर करता हूं अपने गुरुजी हिंदी के जो है मुकेश जी, जिन्होंने चतुश्रेणी कर्मचारियों के जो कर्मचारी भर्ती के जो बच्चे हैं उनके साथ में बहुत अच्छी मेहनत की और उनके पेपर बहुत अच्छे करवाए हैं। और भी हिंदी की समय समय पे इन्होंने मैराथन के अंदर भी क्लासेस ली है और अपने विषय के ज्ञाता तो है ही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है इसको समझाएंगे। तो मैं मुकेश जी को ये क्लास मतलब हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप लोगों से पाठ्यक्रम पे चर्चा होगी इस सेशन में और कल से आप लोगों के क्लासेस नियमित शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्लास कब आनी है, कैसे आनी है, ये सारी सूचना मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को दूंगा। अच्छा, क्लास की पीडीएफ जो है ना वो आप लोगों को वही गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल वो एक ही है। क्लासेस आप लोगों की ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आएगी। ठीक है, तो चलिए मुकेश जी सर आप लोगों को अब संबोधित करेंगे। आ जाओ मुकेश। धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते। एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि गौरव सर ने अभी आपके सामने आपको ये इस हाईकोर्ट की भर्ती को लेकर और एसआई की भर्ती को लेकर हम जो तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मैं पुनः, जैसा कि आप थंबनेल के अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी सामान्य हिंदी को लेकर आज हम एक बार विस्तृत पाठ्यक्रम चर्चा को लेकर बात करेंगे। तो मित्रों, हम पुनः इस प्लेटफॉर्म से सामान्य हिंदी को एक बार जीरो बेस से स्टार्ट करना चाहेंगे, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं, वैसे तो पेड कोर्स लेते ही जैसे कि सर ने बताया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जीजीडी से जो है हमेशा एक आशा रखते हैं, उन्हीं के लिए और सभी के लिए जो एसआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए भी यहाँ से हम काफी विशेष तौर से हिंदी की कक्षाओं को लेकर बात करेंगे। जैसा कि राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट के सिलेबस में हिंदी को लेकर अत्यधिक अंक भार यहाँ पर बताया गया है। तो मित्रों लीजिए शुरू करते हैं। आप सभी के लिए एक बार बड़ी ही जद्दोजहद के साथ आपको इसके साथ जुड़ना है और शिद्दत से अपना कार्य करना है, ताकि आप जो है इन आने वाली बेहतरीन भर्तियों में जो है आपका चयन जो है वो सुनिश्चित कर पाए। ठीक है मित्रों, देखिए थंबनेल के अकॉर्डिंग राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी सामान्य हिंदी एक विस्तृत सिलेबस चर्चा को लेकर अपन बात करने जा रहे हैं। हालांकि आप में से कई लोग अभी इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए होंगे, तो मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार के इस शेर के साथ इस
सामान्य हिंदी की कक्षाओं में पाठ्यक्रम चर्चा को अपन यहाँ पे इसका आगाज करते हैं, ताकि आप सभी जो है जद्दोजहद के साथ इसके साथ जुड़ पाए। तो लीजिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहां पर कि किस तरीके से यहां पर जो है अपन बात करेंगे कि किस तरीके से जो है तरीका जो है वो छोड़ा जा पाएगा। एक मिनट, देखिए आप देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी, और यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन जो है इसको विस्तृत चर्चा कर पाएंगे। देख लें एक बार मित्रों, तरीके से अपन बात कर रहे हैं यहां पर। तो जिस तरीके से आप बात देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी को लेकर अपन बात कर रहे हैं यहां, देखिए सामान्य हिंदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट, जिसपे अपन बात कर रहे हैं संज्ञा को लेकर। तो देखिए एक बार फिर, गौरव ज्ञान धारा अर्थात सामान्य हिंदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एसआई और यहां पर जो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की भर्ती है इसके लिए समान रहेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो एसआई को लेकर अन्य अन्य टॉपिक्स भी यहां पर जो है वो शामिल रहेंगे। तो देखिए जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहां पर, ये एसआई के कुछ टॉपिक्स हैं, और यहां पर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य हिंदी की। तो देखिए मित्रों कि भाषा की बात मैं अगर यहां पे करूं आपको, तो भाषा की बातों में सामान्य हिंदी में अपन बात करते हैं भाषा को लेकर। तो भाषा जो है, उस भाषा में भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना हुआ एक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बोलना, विचार प्रकट करना, बोलना या विचार प्रकट करना। अतः हम भाषा में अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, जो व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, उसमें भाषा ही जो है एक विस्तृत और सशक्त माध्यम बनकर सामने आता है। अब बात कर रहे हैं कि भाषा जो है इसका जो माध्यम है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो ध्यान रहे कि इसमें सबसे इजी गोइंग मौखिक का रहेगा, उसके बाद लिखित, और उसके बाद सांकेतिक। मौखिक भाषा बिल्कुल ही साधारण, एक अनपढ़ आदमी भी आपको मौखिक मतलब कि बोल के उस बातों को आप तक पहुंचा सकता है। लिखना भी अपने आप में क्लिष्ट रहता है, और सांकेतिक यह संकेतों के आधार पर अपनी भावनाओं, अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाना या संप्रेषित करना, अपने आप में वो संकेत माना जाता है। तो सबसे जो इजिकल कक्षा रहती है वो होती है मौखिक की, और जो सबसे कनिष्ठ रहेगी वो रहेगी संकेतों को लेकर, और लिखित जो है वो मध्य रहेगी। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं कि ये भाषा को लेकर बात की जा रही है यहां पर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हैं। उसके बाद समास, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, आलोक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्ध है, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन और प्रत्यय। तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी भी व्याकरण को, चाहे वो कोई किसी भी भाषा की व्याकरण हो, उस व्याकरण में 3 पार्ट जो है वो डिवाइड रहते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। अगर आप किसी भी भाषा की व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं, आप किसी भी भाषा का ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें व्याकरण को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द
और फिर वाक्य। इन 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो देखिए, वर्ण की बात पे सबसे पहले हम जब भी इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें व्याकरण को समझने के लिए वर्ण पर विचार करना होगा। अर्थात वर्ण विचार में एक कक्षा अपनी इसकी भी रहेगी। हालांकि ऐसा है कि एसआई और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान हम देखेंगे कि वर्ण विचार आपके पास में सिलेबस तो बड़ा ही विस्तृत है, लेकिन वर्ण विचार से यदि अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पर आपको जो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना जिसे कहते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट अगर क्रमबद्ध अध्ययन अगर अपन करना चाहे तो हमें वर्ण विचार से शुरुआत करनी चाहिए। तो वर्ण विचार में ध्यान रहे कि वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें भाषा की ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसके ऊपर टुकड़े नहीं कर सकते उसे अपन क्या कहेंगे, वर्ण। और इसी वर्ण के आधार पर बनी होती है आपकी वर्णमाला, इसका भी क्रमबद्ध अध्ययन। वर्णमाला हम किसे कहेंगे कि जिसका व्यवस्थित क्रम के आधार पर हम जो वर्णमाला बनाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अर्थात वर्णमाला की परिभाषा जो इस प्रकार की होंगी जिसमें वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन हो। अर्थात वर्णमाला में हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्णमाला में स्वर और व्यंजन किस प्रकार से 11 स्वर है और किस प्रकार से बाकी के बचे हुए आपके जितने भी हैं उसमें व्यंजन है, ठीक है ना। 33 व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन यहां पर टोटल वर्णमाला जो होती है वो 52 वर्ण माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक विशेष और बात बता दूं कि अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अगस्त 2024 से वर्णमाला में कुछ संशोधन किए हैं और संशोधन के तहत 52 से 53 वर्ण जो है वो वर्णमाला बना दी गई है। 53 वर्ण अभी है जिसमें आपके एक नया विशिष्ट व्यंजन जिसे कहते हैं विशिष्ट व्यंजन, एक विशिष्ट व्यंजन यहां पर बनाया गया है। विशिष्ट व्यंजन में हमने बात करें तो विशिष्ट व्यंजन में देखते हैं अपन कि किस तरीके से विशिष्ट व्यंजन में एक शब्द है, एक वर्ण है ये, जो ल और ड के बीच की ध्वनि है ये, ठीक है ना, कि बीच की ध्वनि यहां पर बनाई गई है। अर्थात इसको अगस्त 2024 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शामिल किया है वर्णमाला में, ठीक है ना। ये विशेष जानकारी आप तक रही। और अब जो है वर्णमाला में टोटल 53 वर्ण जो है वो शामिल है, ठीक है ना। अभी वर्णमाला जो है 52 न होकर 53 वर्णमाला में वर्ण रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये एक नया संशोधन है, एक नया अमेंडमेंट है। तो हो सकता है कि यहां पर आपके लिए एक नया प्रश्न बनने जा रहा है कि अभी जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के संशोधन के अनुसार अभी आपके कितने वर्णमाला में जो है वो शब्दों का संशोधन किया गया, वो कितने शब्द किया गया। तो एक शब्द मिलाया गया है जिसे अपन विशिष्ट व्यंजन कहते हैं और ये विशिष्ट व्यंजन जो है 53 वर्णमाला अगस्त 2024 से इसमें तब्दीली है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस वर्णमाला में किस तरीके से 53 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं हम इसकी भी बात करेंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन है उसकी भी अपन बात करेंगे। फिर ऊष्म व्यंजन है उसकी भी हम बात करेंगे। और स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और फिर द्विगुण व्यंजन। इस तरीके से हम टोटल व्यंजनों को पढ़कर इस स्वर में और व्यंजन में बात करेंगे कि किस तरह से ये 53 जो है यहां पर वर्ण बनते हैं। आशा है मित्रों कि इस वर्णमाला को अपन उचित रूप से, एक पूरी कक्षा रहेगी इसके लिए, हो सकता है 2 विषय भी यहां पर आयोजित हो जाए। तो ये लेकर अपन वर्ण विचार को लेकर बात करेंगे। फिर इसमें वर्ण विचार में और भी काफी बातें हैं, जैसे हम बात करें कि ओष्ठाकृति को लेकर या उच्चारण स्थान को लेकर, ओष्ठाकृति को लेकर,
उच्चारण समय को लेकर, जिह्वा को लेकर, जिह्वा स्थान को लेकर, ये सारी बातें यहां पर कहेंगे। उच्चारण समय में आप देखते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ या प्लूत, इस तरीके से अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्ड जो है वो रहेंगे। उच्चारण स्थान में है, अनुनासिक है, निर्नुनासिक है, ये भी बातें अपन यहां पर बड़े ही विचित्र और विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करते हुए वर्ण विचार को यहां पर अपन तरीके से पढ़ेंगे। पूरे इसके 53 वर्ण किस टाइप से रहते हैं और ये सारी स्थितियां, उच्चारण स्थान, उष्टाकृति, उच्चारण समय और जिह्वा स्थान, ये पूरी भाषा विज्ञान का एक टॉपिक है यहां पर। और इस भाषा विज्ञान के इस टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास अपन करेंगे। देखिए मित्रों, ऐसा है कि हालांकि सिलेबस तो आपके सामने देख रहे हैं कि बड़ा ही विस्तृत सिलेबस है, और हाईकोर्ट में तो देखिए आपके पूरा का पूरा एक जो ये पाठ है, पूरा 50 अंक का पाठ है, और जिसमें अगर आप हिंदी को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो बिल्कुल ही संभावना बन जाती है, प्रोबेबिलिटी साबित हो जाती है कि आप वहां पर अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। तो मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो देखिए, तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। टॉपिक तो किस तरीके से आपको तैयार रखना है, वो सारी बातें हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उसको मैनेज भी करना है, ठीक है ना। और किस तरीके से टॉपिक के उदाहरण है, परिभाषाएं हैं, और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको किस तरह से आपको उचित स्थान तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वर्ण विचार में रहेगी। फिर अपन बात करते हैं शब्द विचार की। तो शब्द विचार की बात करते हैं, तो शब्द विचार में देखिए वर्णमाला की बात अपन ने की। तो वर्णमाला हम देखते हैं कि वर्णमाला से उचित प्रश्न जो है वो आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी आ सकते हैं, और शब्द विचार में भी ये उचित तरीके से रह सकते हैं। यहां पर अपन बात कर रहे हैं शब्द विचार की, तो ध्यान रहे कि शब्द, मैंने अभी आपको वर्ण के बारे में बताया कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई, ऐसी छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो। अब वो शब्द वो होगा कि एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना गया सार्थक शब्द समूह। सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। और यहां पर शब्द विचार में अपन बात करेंगे कि शब्द कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान रखना, वर्ण विचार और शब्द विचार में आपकी पूरी व्याकरण समाई रहती है, पूरी व्याकरण समाई रहती है। जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं शब्द से निकलते हैं, ठीक है ना, और वाक्य विचार या वर्ण विचार से ही निकल सकते हैं। शब्द विचार में सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर निकले हुए शब्द। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से, ये देखिए आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम, शब्द, काल, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा शब्द विचार या वर्ण विचार या वाक्य विचार से निकले हुए आपको पाए जाएंगे, ठीक है ना। अपन वापस बात करते हैं, यहां पर देखिए सार्थक ध्वनि समूह और उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द में अपन बात करते हैं जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये शब्द जो है ये किस बेसिस पे है? उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि भाषा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके समान, मतलब कि जिस मूल भाषा से निकले हुए शब्द है वो किस मूल भाषा से है, उसके समान। तत् धन सम, तत् धन सम। फिर है तद्भव, तो तत् धन भव, मतलब कि उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उसके समान और उससे उत्पन्न। तत्सम शब्द वे होंगे जो हमारी जो जननी भाषा है संस्कृत है उससे निकला हुआ शब्द जब एज इट इज उसी तरह से बिना कोई संशोधन के जब हिंदी में प्रयोग होगा तो वो कहलाएगा
तत्सम शब्द, जैसे कि एक शब्द मान लेते हैं अट्टालिका। कौन सा? अट्टालिका। अट्टालिका तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द होगा अटारी। क्या होगा? अटारी। जैसे एक शब्द है मातूल, तो मातूल है तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द बन जाएगा मामा। जैसे एला है तो एला शब्द तत्सम है, इसका इलायची बन जाएगा, तो ये इलायची जो है वो तद्भव शब्द है। इस तरीके से हमें ये तत्सम से तद्भव शब्दों में आपको चेंज कर देना है, ठीक है ना। एक साइड तत्सम है, एक साइड तद्भव है, तो ध्यान रखें कि तत्सम और तद्भव शब्द को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तद्भव शब्दों की, अगर आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो तद्भव शब्दों को ही आपको 300-400 शब्दों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तब जाकर ही आप जो है इन भर्ती परीक्षाओं में अपने आप का चयन करा पाएंगे। मित्रों, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने यह भी कहा हो कि सर इतने सारे शब्द लिखवा दिए आपने, इतने सारे शब्द लिखवा रहे हो, कैसे याद करना होगा। लेकिन देखो मित्रों, आपको एसआई और हाईकोर्ट का यदि कर्मचारी बनना है तो ये सारी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही होगी। अदरवाइज आप, ये भाषा है और भाषा में शब्द संपदा जितनी भी आपकी मजबूत होगी उतना ही आपका स्थान जो है वो निश्चित रह पाएगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यदि मैं तत्सम और तद्भव शब्दों में आपके समक्ष भिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करूं तो आप उसको पढ़ें, लिखें और कंटिन्यू जो है उनको आपको याद रखना है, बार बार निरंतर अभ्यास करते हुए रिपीट उनको करते रहना है, उनका पुनरीक्षण करना है, तब जाकर ही आप जो है एक बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को याद कर पाएंगे। फिर है देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो काफी दिनों से किसी क्षेत्र में किसी एक शब्द के लिए रूल हो जाते हैं, मतलब कि फिक्स हो जाते हैं देशज शब्द। जैसे कि मुक्का, मुक्का शब्द है, जैसे कि दौड़ है, इस तरीके से खचाखच है, ये इस तरह के वर्ड हैं जो देशज वर्ड माने जाते हैं। इन शब्दों को भी आपको, जो बेहतरीन शब्द है वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा, इनको बार बार आपको याद करना है और बेहतरीन तरीके से इसको रिविजन करते हुए इसको याद रखना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे शब्द जरूर जो है आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और आप उसको तरीके से सही भी कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्दों में भी आपको बार बार प्रयास करना होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको काफी विदेशज शब्द लिखवा पाऊंगा और अच्छे तरीके से जो जो शब्द वाकई में एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है वो चीजें मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि पपीता शब्द है तो ये फ्रांसीसी शब्द है। जैसे कि एक शब्द है कैची, तो ये तुर्की शब्द है। जैसे कि शब्द एक रिक्शा, तो ये एक जापानी शब्द है। जैसे एक शब्द कैची, तो ये एक तुर्की शब्द है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसको आपको देशज विदेशज शब्द हो, चाहे वो तत्सम हो तद्भव हो, ये उत्पत्ति के आधार पर मिलने वाले शब्द हैं, इनको आपको तरीके से याद करना है, ठीक है मित्रों। फिर अपन आगे चलते हैं और उत्पत्ति के आधार के बाद में अपन बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द भी होते हैं जिसमें अपन बात करते हैं कि किस तरीके से रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। तो यहां पर आप देखते हैं कि आपके एसआई की भर्ती में आपको बताया गया कि शब्द रचना में आपके संधि, समाज, उपसर्ग और प्रत्यय बताए गए हैं। तो ये देखिए, इस पे देखिए आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास और ये जो संधि है ये समास है। ये और आपके सामने ये जो संधि और समास है ये इसी शब्द रचना के टॉपिक है। किसके हैं? शब्द रचना के टॉपिक। इन शब्द रचना के टॉपिक को, समास और संधि को अपन यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारी चीजें आपके सामने समक्ष आ जाएगी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द वे हो जाते हैं जो कई वर्षों से एक ही क्षेत्र में वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, उसके लिए कई वर्षों से एक शब्द प्रचलित हो जाता है, उसे अपन रूढ़ कहते हैं कि रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब कि परंपराओं के आधार पर, जैसे कि रोटी शब्द है, गाय है,
रोटी है, गाय है, दूध है, ये शब्द एक प्रकार के हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये शब्द रूढ़ हो चुके हैं। कई वर्षों से हम लोग इन्हें यही कह रहे हैं और ये रूढ़ हो चुके हैं, प्रचलित हो चुके हैं। अब इनका ऐसे शब्दों को अपन रूढ़ कहा जाएगा। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं और जिनका अपना एक पृथक पृथक अलग अलग अर्थ भी हो सकता है। इसमें आपके टॉपिक बनते हैं संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय ये शब्द रहेंगे। संधि, देखिए संधि का यदि प्रश्न पूछा है, यदि आपको कोई कहता है कि संधि से रिलेटेड ऐसा आ जाएगा ऐसा आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। संधि जिस तरीके से पूछी गई है उसी तरह से पूछी जाएगी, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का एग्जाम हो। संधि में या तो आपको पहचान पूछेंगे या विच्छेद पूछेंगे या नियम पूछेंगे। इस आधार पर ही आपका संधि से रिलेटेड शब्द बनेगा, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो या आपके विसर्ग संधि हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संधि को लेकर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेहतरीन उदाहरणों के साथ, परिभाषाओं के साथ, नियमों के साथ, पहचानों के साथ हम इस टॉपिक को कराने वाले हैं। ठीक है ना, इसको लेकर आपको भ्रमित नहीं होना है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्या पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी के टॉपिक भी हैं, संधि में ज्यादा आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम क्रमबद्ध रूप से यहां पर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर समास है, तो समास में आपके देख लिए अवयी भाव समास है, द्विगु है, कर्मधारय है। इसकी अलग अलग पहचानों और उदाहरणों के माध्यम से बहुव्रीहि समास है। इन सबको अपन यहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप इन क्लासों के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में देखिए उपसर्ग क्या करता है कि शब्द के आगे जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण कर लेता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंतिम में जुड़कर उसके साथ में एक नया शब्द बनाने का प्रयास करता है, निर्माण करता है, उससे पर प्रत्यय कहेंगे। इनके जितने भी टाइप्स हैं उपसर्ग में, पूरे हिंदी के 22 प्रकार के उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग भी हैं, उनको लेकर भी अपन बात करेंगे। प्रत्यय में तद्धित और कृतय प्रत्यय है, उनको लेकर भी अपन बात करेंगे। भिन्न उदाहरणों के माध्यम से किस किस से 5 और 6 प्रकार के होते हैं ये, इसको देखेंगे और इस तरीके से हम अपनी यौगिक शब्दों का निर्माण करेंगे। अब योग रूढ़ शब्द, तो ये संधि समास और उपसर्ग और प्रत्यय आपको यहां पर क्लासों के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, चाहे वो एसआई के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के लिए हो। ठीक है ना, अब अपन आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि शब्द तो वही होते हैं, यहां पर यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं और यहां पर वो एक तीसरा अर्थ ग्रहण करता है। जैसे कि आशुतोष एक शब्द है, आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला। आशुतोष अर्थात यहां पर ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो दो नए शब्दों के साथ मिलकर तीसरे शब्द का एक अन्य अर्थ बाहर निकाल देते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात एक बार तो पीला और अंबर है, लेकिन एक बार वो विष्णु रूप जो है वो निकाल रहा है। तो इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द का उदाहरण होगा। इस तरीके से अपन पढ़ने का प्रयास इसको करेंगे। ठीक है मित्रों, और देखते हैं। फिर देखिए संधि समास हो गया आपका, और इस तरीके से हमने सबसे पहले आपके सामने बात की, यहां पर शब्द विचार में बात अपन ने की। सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर, फिर बात की रचना के आधार पर, और अपन बात करते हैं प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर, देखिए मैं पूरी व्याकरण की बात कर रहा हूं, पूरा व्याकरण जो है वो किस तरह से समाहित है। मैंने आपको 3 घटक बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसमें अपन बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले विकारी। विकारी में क्या होगा कि आपके विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए। इसमें टॉपिक रहेंगे आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ओके, ध्यान रखिए ये विकारी शब्द है। और सबसे, जब भी अपन हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक अपना संज्ञा रहता है, ठीक है ना। वर्णमाला के पश्चात हम संज्ञा की बात करते हैं। तो ध्यान रहे ये प्रयोग के आधार पर शब्द विचार है, उसका पार्ट है और उसमें विकारी शब्द में ये टॉपिक जो है यहां पर तब्दील होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार तब्दीली संभव है, जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी संज्ञा के प्रकारों को, सर्वनाम को, विशेषण के विभिन्न प्रकारों को और क्रिया कितने प्रकार की होती है, उन सभी को लेकर अपन यहाँ पर एक विस्तृत चर्चा, पाठ्यक्रम चर्चा के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। और ये जब भी क्लासेस रहेंगी इनको विस्तृत रूप से यहाँ पर अपन इसका अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध और विस्मयादि, इस तरीके से विस्मयादि बोधक, इस तरीके से ये 4 टाइप के क्रिया विशेषणों के, जिसको लेकर अपन बात करेंगे। जो भी उदाहरण है और कौन कौन से शब्द यहाँ पर रहते हैं उन अविकारी शब्दों का, जिसमें क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार तब्दीली नहीं होती। इनके लिए एक वर्ड और है, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, ध्यान रखें, अव्यय शब्द भी कहते हैं इन्हें। और यहां पर किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं होती है इनके द्वारा, लिंग, वचन, कारक, काल के द्वारा, वो कहलाएंगे अविकारी। तो इनका भी अपन अध्ययन यहाँ पर एक, जब भी ये विषय रहेगी बहुत ही विस्तृत तरीके से करने वाला है उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से अपन ने बात की शब्द विचार में, सबसे पहले उत्पत्ति की, उसके बाद बात की रचना के आधार पर, फिर पर बात कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर। अब आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार के बाद अपन बात करते हैं यहां पर आपके अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द में देखिए एकार्थी शब्द होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके हाईकोर्ट में और एसआई की एग्जाम में रहेंगे। मैं आपको एक बार तो पूरा व्याकरण एक बार साथ में बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो वहां पर है, कौन कौन से समान रूप से है, साझा है, और कौन से जो है एसआई के लिए विशेष है। एसआई में पूरी हिंदी ही है और अलग अलग से टॉपिक जितने भी है वो विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम हिंदी वहां पर आपके लिए सम्मिलित रहेगी। और हाईकोर्ट में कुछ ही टॉपिक है उनको लेकर के अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखें कि अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, फिर विलोम शब्द है, विपरीत शब्द, जिसे अपन विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी कहते हैं, फिर है आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी हैं। इस तरीके से ये टॉपिक्स जो है सारे अर्थ के आधार पर आपके रहेंगे। पर्यायवाची, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द युग्म भी हो सकते हैं, ये छोटे मोटे टॉपिक सारे अर्थ के आधार पर रहेंगे। एकार्थी हो, अनेकार्थी हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने बात की उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये सारे टॉपिक्स आपको देखिए यहां पर आपको मिल जाएंगे हाईकोर्ट में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये यहां पर विकारी शब्द के रूप में हम बात कर सकते हैं। समास और संधि यौगिक शब्दों के रूप में जो अपने देखा शब्द रचना वाले टॉपिक्स में। फिर बात की विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये शब्द जो है आपको शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार में आ जाएगा।
अर्थात ये चीजें जो है आपको अर्थ के आधार पर यहां पर मिल सकती है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, समानार्थी शब्द, व्यंजन, प्रत्यय। प्रत्यय जो है वहां पर आपको उपसर्ग प्रत्यय यौगिक शब्दों में आएगा, ये यौगिक शब्दों में आ जाते हैं ये, ठीक है ना। इस तरीके से अपन देखते हैं कि ये काफी शब्द जो है यहाँ पर शब्द विचार के टॉपिक से ही निकलकर सामने आते हैं। तो अब देखिए हमें देखना है कि कौन कौन से जो सामान्य हिंदी वाले शब्द जो है, सामान्य हिंदी में जो चतुर्थ कर्मचारी हाईकोर्ट वाले जो टॉपिक्स है वो कौन से हैं जो समान है दोनों में। तो यहां पर देखिए संज्ञा आपको समान रूप से एसआई में भी मिलेगी, सर्वनाम भी आपको मिलेगा, क्रिया भी आपको मिलेगी, विशेषण भी मिलेगा, समास और संधि भी एसआई में भी रहेगी और हाईकोर्ट में भी रहेगी। उसके बाद में पर्यायवाची भी रहेंगे, काल भी रहेगा, और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, स्वर और व्यंजन और प्रत्यय, ये सारे ही टॉपिक आपके एसआई में भी रहने वाले हैं मित्रों। तो यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं कि देखिए सामान्य हिंदी में मैंने आपको सबसे पहले वर्ण विचार को लेकर बात की, फिर शब्द विचार को लेकर बात की, जिसमें प्रयोग के आधार पे हो, चाहे रचना के आधार पे हो, चाहे उत्पत्ति के आधार पे हो, या अर्थ के आधार पे हो, सभी टॉपिक्स को यहां पर अपन ने डिटेल से पाठ्यक्रम चर्चा को लेकर बात की है, जैसा कि आपको उचित लगाओ। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि वाक्य, तो देखिए वाक्य विचार में अपन बात करते हैं। देखिए वाक्य शुद्धि है, तो वाक्य शुद्धि में अपन देखते हैं कि कई प्रकार की समस्या रहती है, जैसे कि क्रम भंग हो गया, अनुपयुक्त शब्द जो है वह कुछ हो गया, वर्तनी अशुद्धि वाला शब्द प्रयोग हो, तो किस तरीके से इस वाक्य में आप वाक्य को आप शुद्ध कर पाएंगे। अब अशुद्धियां किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो शब्द शुद्धि को लेकर हो, वर्तनी को लेकर हो, क्रम भंग को लेकर हो, ठीक है ना, परसक संबंधी हो, लिंग संबंधी हो, इस तरीके से काफी प्रॉब्लम्स जो है वाक्य में रहती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से देखना है, अलग अलग भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से कितनी प्रकार की समस्याएं वाक्य शुद्धि को लेकर हो सकती है, उन सभी को लेकर अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं मुहावरे लोकोक्ति। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में यह रहता है, बड़ा ही विचित्र टॉपिक है ये, मुहावरे और लोकोक्ति। तो ध्यान रहे, मुहावरा अपने आप में सिर्फ एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। और लोकोक्ति जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। मुहावरा एक वाक्यांश होगा और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होंगी। हवा से बातें करना, अब ये एक वाक्यांश है, न कि पूर्ण वाक्य। अब हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, ये अपने आप में एक मुहावरा हो गया। और लोकोक्ति का उदाहरण क्या होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मुहावरा सिर्फ एक वाक्यांश में जो है वो खत्म हो गया, हवा से बातें करना, ठीक है। और यहां पर पूरा का पूरा एक वाक्य। तो इस प्रकार से आप दोनों में भेद कर सकते हैं कि मुहावरा कौन सा है और लोकोक्ति कौन सी है। हालांकि इसके अर्थ और प्रयोग के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अपन कक्षाओं में करेंगे जब भी मुहावरे लोकोक्ति पढ़ाएंगे। लेकिन एक मुख्य भेद आपको पता होना चाहिए कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से मुहावरे लोकोक्ति को पढ़ा जाएगा। उसके बाद समानार्थी शब्द मैंने आपको बधाई दी है कि समान अर्थ देने वाले शब्द जो है वो किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। फिर एकार्थी शब्द एक अर्थ देने वाले, जैसे कि एक शब्द है इंतजार, तो इंतजार का अर्थ होगा प्रतीक्षा, ठीक है ना। एक शब्द है अनुनय, अनुनय शब्द है, इसका अर्थ होगा प्रार्थना। इस तरीके से अपन एकार्थी शब्द को देख सकते हैं। कई बार जो अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द में एक शब्द कर, क्या है? शब्द कर। अब कर शब्द जो है वो हाथ से रिलेटेड भी है, हाथी की सूंड से संबंधित भी है, ठीक है ना। और एक इनकम टैक्स जो आयकर होता है वो भी एक अपने आप में कर होता है। तो इस तरह से अनेकार्थी शब्द भी अपन देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके हिंदी के टॉपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में रहने वाले हैं। जो सामान्यता है, काल है, तो काल में भी हम देखिए भविष्य है, भूत है, जो है इस तरह से ये तीनों ही स्थितियां जो है, प्रेजेंट काल है, अपना वर्तमान है,
भविष्य और भूत को लेकर, और इसमें अत्यधिक अलग अलग प्रकार के जो सब पॉइंट्स है, जो सब भाग है, जो अधिक और भी भेद है इसके, इन तीनों के, उसको लेकर भी अपन यहाँ पर बात करेंगे एक विस्तृत रूप से। तो इस तरीके से ये देखते हैं आप सामान्य हिंदी में ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं, और इन टॉपिक्स को हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं, एक बार तो हाईकोर्ट को देख लिया अपन ने, अब अपन बात करेंगे यहां पर आपके एसआई को लेकर। तो एसआई में देखिए, एसआई की भर्ती में ध्यान रखना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर, ताकि सब इंस्पेक्टर के लिए यही है आपके, इसमें शब्द रचना, मैंने आपको बताया था कि शब्द रचना, देखो सबसे पहले शब्द विचार में बात की थी कि शब्द रचना, रचना के आधार पर शब्द, तो संधि, संधि का विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें आपके प्रत्यय है, उपसर्ग उसमें नहीं है, लेकिन ये शब्द रचना के आधार पर सेम आपका टॉपिक जो है ये रहेगा। तो ये टॉपिक जो होंगे, जो समान रूप से टॉपिक रहेंगे, उनका लेवल में एसआई के अकॉर्डिंग ही रखूंगा, जिसमें आपके हाईकोर्ट वाली भर्ती भी क्लियर हो जाएगी और ये वाली भर्ती भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर शब्द प्रकार में अपने तत्सम में बात की, अर्थ तत्सम के कुछ 15-20 ऐसे शब्द हैं जो अर्थ तत्सम के रूप में अपन देख लेंगे, उनको 15-20 से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बस अगर आपको करते हैं तो अर्थ तत्सम में आपके लिए काफी है, ठीक है। फिर तद्भव शब्द है, देशज और विदेशज की बात अपन ने कर ही रखी है, जो उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द है, उत्पत्ति के आधार पर बात की। फिर अपन ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है, विकारी शब्द की कक्षाएं हाईकोर्ट में भी इस तरह से रहेगी और इस तरह से रहेगी, एसआई के अकॉर्डिंग ही मैं इनका जो है लेवल स्तर रखूंगा, ताकि दोनों ही भर्तियों के लिए जायज रह पाए, और सामान्य रूप से भी कुछ प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल हाईकोर्ट की के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे। फिर अवय, मैंने बात की आपके अवय, अवय में अपन ने यही अविकारी, अवय का मीन्स क्या होता है, अविकारी, मैंने आपको भी बात करी कि इसे अवय भी कहते हैं, अविकारी शब्द जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये इसके जो टाइप्स हैं, इन सारे टाइप्स को भिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, ये सारी ही बातें हैं जो है वो किसमें है, आपके अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द विचार की टॉपिक है ये, और अर्थ के आधार पर इसकी ये भेद है सारे, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम हो, शब्द युग्म का अर्थ भेद हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो, समश्रुत हो या समानार्थी शब्दों का विवेक, समान अर्थ शब्दों का विवेक बताना, ठीक है ना, कि आपके अंदर ये समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द वाला एक विवेक मतलब की बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए। इस टॉपिक को भी अपन आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। फिर उपयुक्त शब्द चयन, किस जगह पे किस शब्द का प्रयोग होगा अच्छे तरीके से, जहां पर वो बिल्कुल फिट बैठे, बिल्कुल उचित तरीके से उस शब्द का प्रयोग वहां पर होना चाहिए, वो शब्द चयन संबंधित भी आपका एक टॉपिक बिंदु यहां पर रखा गया है, उसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। फिर संबंधवाची शब्दावली, एक दूसरे का संबंध बताने वाली शब्दावली भी यहां पर अपन देखने का प्रयास करेंगे। फिर शब्द शुद्धि, आपको पता ही है कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी अशुद्धियां होती है, उन ऐसे मैं आपको कम से कम बहुत ही अच्छे और बहुत अत्यधिक ऐसे शब्दों से परिचय करवाऊंगा जो हमेशा एग्जाम में, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। उस शब्द शुद्धि को यहाँ पर अपन बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बस जरूरत है बार बार उसको रिवीजन करने की, बार बार उसको पढ़ने की, देखने की, लिखने की, तब जाकर ये संभव हो पाएगा। फिर है व्याकरणिक कोटियां, जिसमें परसर्ग, देखिए एक शब्द आया यहां पर परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है कारक विभक्ति, कारक चिन्ह या फिर विभक्ति। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात आकर वाक्य में उपस्थित अन्य शब्दों से उसका संबंध स्थापित करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, परसर्ग। क्या कहते हैं, परसर्ग। कर्ता, ने, को, का, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या है, परसर्ग है। इनका संबंध किस प्रकार से रहता है वाक्य में, उसको लेकर अपन बात करेंगे। फिर लिंग, जेंडर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका भी आपके अंदर इतनी अभ्यास होना चाहिए कि आप इन दोनों में भेद कर पाए। वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, इसका भी भेद आपको पता होना चाहिए, इसको भी अपन अच्छी भली भांति पढ़ पाएंगे।
ये टॉपिक ध्यान रखना, ये आपके सारे टॉपिक जो है हाईकोर्ट में नहीं है लेकिन यहां पर है, तो पहले अपन हाईकोर्ट वाले जो भी बिल्कुल कॉमन है टॉपिक उनको पहले करेंगे, उस तत्पश्चात एसआई की भर्ती वाले कंटिन्यू इसको अपन करते जाएंगे, ठीक है ना। लिंग, फिर यहाँ पे काल, काल में वही सेम ही है, काल उसमें भी इसमें भी है। फिर व्रति, व्रति जो होती है वो क्रिया के रूप में हो, देखो व्रति, पक्ष और वाच्य ये तीनों ही क्रिया की बात करते हैं। किसकी? क्रिया की बात, क्रिया के रूप है। व्रति में क्या होता है कि कार्य जो वाक्य है उसका भाव क्या है, उसका मूल क्या है, यह बताता है। मतलब कि क्रिया किस भाव में है, क्रिया किस भाव में है, ठीक है। फिर पक्ष जो होता है वो पक्ष में यह बताता है कि क्रिया का रूप पूर्ण है, अपूर्ण है या निरंतर है। ये अलग अलग इसके भेद हैं, इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर वाच्य है, तो वाच्य में जो क्रिया की प्रमुखता है वो किस में है, क्रिया की प्रमुखता कर्म में है, क्रम में है या भाव में है, या भाव में है। इसके तीन प्रकार होते हैं, जो कर्ता में है या कर्म में है या भाव में है। इस वाच्य को अपन इस दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो व्रति, पक्ष और वाच्य ये तीनों ही जो है कहीं ना कहीं क्रिया की बात करते हैं। ये टॉपिक आपके हाईकोर्ट में नहीं है, ये यहां पर ही है, तो इसको भी अपन बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो है ये कुछ विशेष कक्षाएं रहेगी आपके लिए, केवल एसआई के लिए। फिर वाक्य रचना, तो वाक्य रचना में आपके देखिए सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों प्रकार के वाक्य होते हैं। उनके भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग नियमों के पहचानों के माध्यम से अपन इसको करने का प्रयास करेंगे। फिर है वाक्य शुद्धि, जैसा कि कॉमन टॉपिक है ये हाईकोर्ट का, और इसका वाक्य शुद्धि में क्या रहेगा, जैसे क्रम भंग हो गया है, मैंने आपको जैसे अभी बताया क्रम भंग है, अनुपयुक्त शब्द है, वर्तनीय अशुद्धि है, लिंग के कारण है, कारक के कारण है, कुछ अशुद्धियां हो तो उन अशुद्धियों को निकालकर हमें वाक्य को शुद्ध बनाना है, ठीक है। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका ये एसआई का। विराम चिन्हों का उपयोग आपको पता होना चाहिए, कॉमा मात्रा का, कि कहां पर अनुस्वार लग रहा है, कहां पर जो है विराम चिन्ह है, कहां पर आपको एक अर्ध विराम के तहत रुकना है, कहां पर आपके इन्वर्टेड कॉमास, कहां पे किस तरीके से उद्धरण चिन्हों का प्रयोग है, अगर एकल उद्धरण चिन्ह है तो क्यों है, अगर द्वि उद्धरण चिन्ह है तो क्यों है, इस तरीके से इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नवाचक है तो क्यों है, ये सारे विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन सभी को अपन भिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। फिर मुहावरे लोकोक्ति दोनों में ही उपस्थित है, तो दोनों मैंने बता ही दिया मुहावरे लोकोक्ति को लेकर। और फिर है आपके पारिभाषिक शब्दावली। देखिए ये पारिभाषिक शब्दावली जो है पारिभाषिक शब्दावली, यदि आप में से कोई इससे पहले जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा थी उसमें ये शब्द थे और प्रश्न इससे रिलेटेड आए भी थे, आशा है जिन्होंने भी इस कक्षाओं को ली होगी उनके बिल्कुल ही राइट आंसर तक वो पहुंच पाए होंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली ध्यान रखना कि एसआई में आपके प्रशासनिक और विधिक विशेषतः इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये, जिसमें जैसे कि देखिए प्रशासनिक शब्द जो होते हैं, ध्यान रखें कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। हिंदी कैसी है? राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, और राजभाषा होने के नाते इसमें आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश, दोनों ही भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। किस क्षेत्र में? प्रशासनिक भाषा में और विधिक भाषा में। तो जिस तरह से ऐसे वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं प्रशासनिक और विधिक रिलेटेड जिसमें आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए उसका और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। जैसे एक वर्ड है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में कहेंगे अधिसूचना। क्या कहेंगे? अधिसूचना। अब आपके सामने यदि नोटिफिकेशन आ गया तो पता होना चाहिए कि अधिसूचना है। यदि एक वर्ड आ गया टेंडर, तो टेंडर को हिंदी में कहते हैं निविदा। आपको यह पता होना
चाहिए। इस तरीके से कुछ वर्ड होंगे जो प्रशासनिक और विधिक से विशेषता हो सकता है। इन्हीं दो डिपार्टमेंट के तहत अपन पारिभाषिक शब्दावली को भी तैयार करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर और अच्छा बेहतरीन हिंदी को लेकर एक ये सिलेबस है आपका। इस पाठ्यक्रम चर्चा के तहत हमने देखा कि हाईकोर्ट और एसआई की भर्ती परीक्षा में काफी टॉपिक्स जो है, काफी बिंदु जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, जो यहां पर सेम कक्षाओं के तहत यहां पर आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही जो एसआई के जो बिंदु ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में नहीं है, उनकी क्रमबद्ध रूप से पहले हाईकोर्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं और इसके जो समान टॉपिक है उनको लेकर कक्षाएं रहेगी, और तत्पश्चात एसआई के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लेकर अपन यहां पर विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे। तो मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से आप देख पाए होंगे कि किस तरह से ये विस्तृत पाठ्यक्रम चर्चा हमने यहां पर की, और आपको मैंने प्रत्येक टॉपिक के बारे में जहां तक संभव हो पाया मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक बुरी बुरा एक लिमिटेड इसके बारे में परिचय देने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मित्रों, अब हम जो है क्रमबद्ध रूप से इन कक्षाओं में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वन विचार को लेकर बात करेंगे अपन, और वन विचार के पश्चात हम शब्द विचार के जितने भी टॉपिक्स हैं, वाक्य विचार के जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको क्रमबद्ध रूप से करते जाएंगे। इसमें दो पैटर्न चलेंगे। अब तो एक तो व्याकरण के दृष्टि से, फिर सेकेंडरी हाईकोर्ट और एसआई की भर्ती में जो साझा टॉपिक्स हैं उनको लेकर पहले बात करेंगे। तत्पश्चात एसआई के टॉपिक जितने भी बचते हैं उनको लेकर क्रमबद्ध रूप से एक एक करके उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, बिल्कुल जिद्दोजहद और शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़ जाना है इस गौरव ज्ञान दादा के इस प्लेटफॉर्म ओपीडी के माध्यम से। आप एक बिल्कुल ही बेहद तरीके से हम आपके साथ में हैं, और आशा है कि आप इस भर्ती में अपना चयन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।